आज फिर से हमारी इकोनॉमिक जस्टिस का तीसरी सीरीज को लेकर के आज हम लोग फिर एक बेहतर सुखद चर्चा के साथ हमारे स्टूडियो में श्री राजू पांडे उपस्थित हैं। मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिर से इकोनॉमिक जस्टिस आर्थिक न्याय सबके लिए, आज का ये टाइटल है आर्थिक न्याय सबके लिए। तो सभी व्यक्तियों को जो समाज के हर तबका का, चाहे वह अगड़ा हो या पिछड़ा हो या सामाजिक या आर्थिक रूप से पिछड़ा हो या शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हो, सबके लिए आज हम लोग बात करेंगे कि आर्थिक न्याय कैसे मिले। क्योंकि बिना अर्थ के, बिना धन के व्यक्ति का जीवन संभव नहीं है। सुबह से लगाई शाम तक, जब सुबह कोई व्यक्ति अखबार पढ़ता है तो अखबार से लेकर के रात तक बिस्तर में जब सोता है तब तक धन का बहुत महत्व है। बिना अर्थ के व्यक्ति का जीवन सही तरीके से नहीं जी सकता है। तो उसी चर्चा को लेकर के आज हम फिर से अपने इकोनॉमिक जस्टिस की सीरीज के लिए बात करेंगे कि आर्थिक न्याय कैसे मिले और एक धन मतलब एक वेल्थ कैसे बने। वेल्थ बनाने के लिए आपके पास कौन कौन से ऐसे टूल्स और टेक्निक हैं जिसके द्वारा हर व्यक्ति का जीवन सुरक्षित रहे और उसको एक लंबे समय के बाद एक उसको जीवन में सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण चक्र है वेल्थ और उसका स्वास्थ्य। तो वेल्थ को लेकर के और स्वास्थ्य को लेकर के दोनों में क्या मतलब कॉम्बिनेशन है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे आज श्री राजू पांडे जी से। तो राजू पांडे जी से पहला मेरा क्वेश्चन यही है कि कोई व्यक्ति जो है वेल्थ कैसे बना सकता है, धन इकट्ठा कैसे कर सकता है जो उसके आगे आने वाली समस्याओं को एक समाधान के रूप में हम देखते हैं कि बिना धन के हम जो समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं। तो इस पर थोड़ा सा आप जो है प्रकाश डालिए कि आज के वर्तमान समय में जो है लोग धन जो है ज़्यादा कैसे अर्जित करें और उसको कैसे सुरक्षित करें और इस महंगाई के दौर में जो है उनका धन कैसे आगे बढ़े, इस पर हम चर्चा करेंगे। राजू पांडे जी से आप बताइए। सभी दर्शकों को नमस्कार। मुकेश जी को धन्यवाद, आप मेरा इंटरव्यू लेने आए, इस लायक समझा मुझे। मैं छोटा सा परिचय दे दूं, मैं राजीव कुमार पांडे हूं, BSc LLB हूं, लखनऊ में रहता हूं, 19 विधानसभा मार्ग पे SBI के ग्राउंड फ्लोर पे मेरा ऑफिस है। pandeinvestments.com www.pandeinvestments.com मेरा वो है और मेरा मोबाइल नंबर है 9415459218। अब आपने जो प्रश्न किया, कई बातें की हैं, तो उसमें से एक बात जो पकड़ पाया ये है मुझे कि कैसे लोग अपनी वेल्थ बढ़ाएं। जी जी जी। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने कहीं पढ़ा था कि पैसा कमाने का जो तरीका है जी वो क्या है। तो पैसा कमाने का तरीका ये है कि यदि आप कोई वस्तु जो किसी और के जरूरत की है उसको आप बेचते हैं जी तो आप उसमें कमा सकते हैं। जी। दूसरा है कि यदि इसके अलावा यदि आप कोई सेवा देते हैं दूसरे को, जैसे आप वित्तीय सेवा में लगे हैं, उसमें लीगल सर्विसेज देते हैं, मैं वित्तीय सेवा देता हूँ, तो जब हम कोई सेवा किसी को देते हैं तो वो उसमें कमा लेता है। तो हमको ये देखना होगा किसी आम आदमी को कि मैं जनता के उपयोग की ऐसी कौन सी चीज जानता हूँ जो मैं सेवा दे सकता हूँ। मुझे गणित आती तो मैं गणित पढ़ा दूँ, जी। मुझे पूरी सब्जी अच्छी बनानी आती तो मैं वही खिला दूँ, मुझे लीगल सर्विस दे दूं, मैं फाइनेंशियल सर्विस दे दूं, मैं आपके कपड़े ड्राई क्लीन कर दूं, बेटर मैं अपनी एक दुकान खोल ली अपने मोहल्ले में, तो हमको काम चलेगा। या कोई विशेष चीज मैं बेचूं, या मैं रेगुलर चीज बेचूं तो जो रोज रोज बेचूं, ब्रेड और दूध ही बेचूं। तो ये सब तरीके हैं पैसा कमाने के। तो ये तो चरण हुआ पहला कि जब आप पैसा जो है मिलेगा। तो जितनी आप टॉप क्लास की सर्विस देंगे जी। अब एक बार अखबार में निकला था 16 साल के लड़के को गूगल ने नौकरी पर रख लिया था। जी। तो अगर हमको कोई विशेष ज्ञान है तो हमको 1 करोड़ रुपया साल का क्या महीने का मिल सकता है। दूसरा कि हम कोई चीज का निर्माण कर ले जाएं, हम कुछ अच्छा सा बना लें, हम उसका पेटेंट करा लें तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो कुछ भी हम करें, मान लीजिए हम फर्नीचर ही बनाते हैं, दूसरों से जरा सा अच्छा बनाए, मजबूत बनाए, वो भी बिकेगा। तो जितना आप स्पेशल काम करेंगे, जितना जनता की नीड को पूरा करेंगे और जितना आप एक्सक्लूसिव होंगे उतना ज्यादा आपको पैसा मिलेगा। तो ये तो पहला चरण हो गया। जी। इसी में कई लोग हैं अलग अलग श्रेणी का कमाएंगे।
अब इसके बाद एक और तरीका है कमाने का पैसा, कि पैसे से पैसा कैसे कमाया जी। जाए, वही मेरा क्षेत्र है। जी जी। तो यदि आप नौकरी करते हैं, आपको 1 लाख रुपया तनख्वाह मिलती है, तो मैं कहूँगा कि आप, जैसे वॉरेन बफेट ने कहा है कि पहले इन्वेस्ट कर दीजिए फिर खर्चा करिए। जी। तो खर्चा तो 1 लाख के क्या, आप 1.5 लाख का भी कर सकते हैं, लेकिन आप पहले इन्वेस्ट कर दीजिए। तो आप कुछ तय करिए कि मुझे अपनी कमाई का 10%, 20% हर साल, हर महीने मुझे इन्वेस्ट करना है, तो आप उसको इन्वेस्ट करिए। अब इन्वेस्ट आप करिए तो कहाँ करेंगे इन्वेस्ट हम? तो इन्वेस्ट करने के लिए एक ही चीज़ बचती है कि हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। जी। पहले था कि लोग शेयर्स खरीदते थे, उसमें जो पता नहीं होता था और वो बहुत नुकसान होता था। तो अब ये तरीका उभर के सामने आ गया है, अच्छे म्यूचुअल फंड्स ले लीजिए, वहाँ पे फंड मैनेजर्स होते हैं, वो अच्छे अच्छे शेयर खरीदेंगे और वो इन्वेस्ट होगा, आपका पैसा बहुत अच्छा बढ़ेगा। तो एक ये तरीका है। तो क्या मतलब जैसे आपने कहा कि शेयर में रिस्क है, शेयर खरीदने पर रिस्क है, म्यूचुअल फंड में जाने पर रिस्क कम है, तो लोग LIC की तरफ बढ़ते हैं। LIC में उनको एक जीवन की सुरक्षा भी होती है और उनका पैसा जो है बढ़ता भी है 8% 9% के रेट से। तो क्या म्यूचुअल फंड और LIC दोनों में वेल्थ को लेकर के कोई कंफ्यूजन है क्या, कि ज्यादातर लोग इधर तो भागते हैं? देखिए, LIC में जो आपने कहा कि लोग उसमें जमा करते हैं, तो पहली बात तो लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में पता नहीं है। जी। LIC का ये बात है कि वो गवर्नमेंट सॉवरेन गारंटी है, जी। तो लोगों को मालूम है पैसा डूबेगा नहीं। जी। और कम जानकारी है, वैसे ही कम पढ़ा लिखा देश है, वित्तीय प्रोडक्ट्स के बारे में तो कोई जानकारी ही नहीं है। जी। 3-4% लोगों का इन्वेस्टमेंट है इनके म्यूचुअल फंड्स में, जी। तो LIC की तरफ लोग जाते हैं। अब LIC में भी यूलिप प्लान्स हैं, यूलिप जो कि शेयर मार्केट से लिंक कराते हैं। जी। लेकिन LIC ने बहुत प्रोफेशनली नहीं चलाया, जी। तो उनके यूलिप प्लान्स में लोगों को नुकसान हो जी। गया। उनके अंदर LIC में ट्रांसपेरेंसी की भी कमी है। जी। LIC को घमंड है कि हम तो LIC हैं, जी। 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 तो सब लोग LIC करेंगे ही। हाँ, अच्छा, गांव के आदमी के पास क्या ऑप्शन है? आप गांव में रहते हैं, हम केवल हाई स्कूल इंटर पास हैं, हमारा तो हम LIC में ही तो जाएंगे। तो LIC ने उसका भरपूर फायदा उठाया है। जी। जी। लेकिन उसके आगे की चीज है कि अच्छे कैसे म्यूचुअल फंड्स लें। दूसरा क्या है, LIC ने कभी भी टर्म प्लान को नहीं बेचा। कि सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसे कोई 1 करोड़ रुपया, कोई 25 साल के लड़के को 1 करोड़ सैलरी है, तो उसका 10 करोड़ का 20 करोड़ का टर्म प्लान होना चाहिए। जी सर, इसको थोड़ा डिटेल में बता दीजिए, टर्म प्लान और इसमें जो आम इंश्योरेंस है। जैसे लोग जो है मतलब पैसा डालते हैं, सोचते हैं कि मेरा पैसा जो है कुछ सालों में जो है एक अच्छा रिटर्न भी दे दे और मेरे जीवन की सुरक्षा भी हो जाए, लेकिन आप दूसरी तरफ जो है टर्म इंश्योरेंस प्लान की बात करते हैं। तो देखिए, तो हम लोग जो, मैं बताता हूँ, हम लोग जो म्यूचुअल फंड्स की पढ़ाई करते हैं, जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग का मैंने कोर्स किया था, जी। पूरा नहीं कर पाया, तो उसमें एक ICFP बोर्ड का कोर्स है। जी। तो उसमें ये है कि आप जो है केवल टर्म प्लान के लिए ही कहा जाता है करवाने के लिए। जी। जो हमारे सबसे बड़े एक्सपर्ट्स हैं बोलते हैं टर्म प्लान होना चाहिए। टर्म प्लान क्या होता है कि टर्म प्लान वैसे भी जीवन बीमा एक एग्रीमेंट है, जी। जी। और आप जानते हैं कंट्रैक्ट एक्ट के तहत ये है। जी। जी। और LIC का जो टर्म प्लान है, या किसी भी कंपनी का जो इंश्योरेंस की कंपनियां हैं, उनका जो टर्म प्लान है, वो साधारण सी बात ये होती है कि एक व्यक्ति कमा रहा है, जी। महिला या पुरुष, और तो जो वो कमा रहा है उसके हिसाब से उसकी ह्यूमन वर्थ निकाली जाती है। जी। कि जैसे 1 साल में वो 1 लाख कमाता है, और अगर वो 25 साल का है, जी। तो वो अगले 50 साल तक तो वो 1 लाख पर ईयर के हिसाब से 50 लाख तो कमाएगा ही। जी। जी। तो अगर उसको कुछ हो जाता है उस व्यक्ति को, तो घर को 50 लाख का नुकसान हुआ। हाँ। अब यही नहीं है, अभी 1 लाख आज कमा रहा है, तो अगले साल 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमाएगा, बाद में जाके तो 50 लाख महीना कमाएगा। जी। तो इसका मतलब उसकी ह्यूमन वर्थ, अगर वो काबिल है, जी। तो उसकी ह्यूमन वर्थ हो सकता है 50 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, 10 करोड़ हो। तो जैसे कि मान लीजिए कोई फिल्म एक्टर है, तो मान लीजिए 10 साल का हीरोइन का बहुत कैरियर है, 20 साल का है एक्टर्स का है, तो खिलाड़ियों का थोड़े कम दिन का होता है, लेकिन वो फिर कमाते बहुत हैं उतने दिनों में। तो देखिए, रिचेस्ट जो लोग हैं वो बॉक्सर्स और ये सब होते हैं, जो टेनिस के खिलाड़ी वगैरह, तो वो अगर बचपन में ही उनका कुछ नुकसान हो गया, तो अरबों रुपए की उनमें संभावनाएं छिपी थी जो मर गई। जी। जी। तो उनके इंश्योरेंस इज द रिप्लेसमेंट ऑफ द कैपिटल वैल्यू ऑफ दैट पर्सन, जो अर्निंग एसेट है। तो जैसे कोई लड़का है, मान लिया सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और उसका 10 लाख का पैकेज है, तो उसका कम से कम 2-4 करोड़ का बीमा होना चाहिए।
अब 2-4 करोड़ का ट्रेडिशनल बीमे में तो उसको नहीं लाखों है। रुपए लगेगा। जी तो उसमें क्या होता है, जैसे 25 साल का लड़का है, 1 करोड़ का बीमा है, जी तो उसके मुश्किल से 16-17 हजार रुपए प्रीमियम लगेगा। जी तो ये टर्म प्लान कहलाता है। इसमें रेगुलर हर माह दे आदमी, और जो 40 साल 50 साल 60 साल तक का ले लिया, कभी भी आपको कुछ होगा तो आप तो रहे नहीं, लेकिन आपकी जगह पैसा आ गया तो घर आपका चलता रहेगा। आपकी फैमिली को मतलब ये उससे टर्म प्लान होता है। ये तो cover क्या है, किया जाता बीमा कंपनियां जैसे LIC की आपने बात की, पहली बात तो 7-8% का रिटर्न मिलता नहीं है कहीं, वो मिलेगा अभी तो 3-4-5 का मिलेगा। जी। एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरा ये अंदाजा है, एक्सपर्ट्स को सुना है मैंने। जी दूसरी चीज ये है कि जो यूलिप्स हैं उनमें शायद मिल जाए, जी 7-8-9-10 भी मिल सकता है, लेकिन जो ट्रेडिशनल प्लान है उनमें 4-5 बोनस वोनस सब मिला के, उसके अलावा 6 मिल सकता है, 6.5 मिल सकता है। उसके अलावा ये अच्छा, कुछ उनके प्लान ऐसे हैं जिसमें वो इंश्योरेंस नहीं देते हैं, तो शायद 7 भी दे दें। दूसरी चीज ये है कि टर्म प्लान लेकर के बीमा कंपनी से आप फुर्सत कर दीजिए, जी जी उसके बाद जो पैसा बचे वो म्यूचुअल फंड में डालिए। जी तो म्यूचुअल फंड में अगर आप थोड़ा बहुत भी पैसा डालते हैं तो वो पैसा आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी कल मैंने कॉलेज में प्रेजेंटेशन दिया, तो मैं उसकी प्रिपरेशन कर रहा था, तो उसमें ये दिखाई पड़ा कि मान लीजिए 5,000 रुपये कोई जमा करता है 15% की दर से, और 500 रुपये की टॉपअप भी ले लेता है। देखिए, एक SIP होती है जिसमें सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आप चूज करते हैं कि मैं 5,000 जमा करूंगा, इतनी तारीख को कटेगा, इतने दिन तक जमा होगा। उसी में एक नई चीज चली है, टॉपअप प्लान। तो आपने ले लिया कि मेरी तो तनख्वाह बढ़ती रहेगी, तो मैं लो हर साल अपनी SIP 500 से बढ़ाते जाऊँ, तो 5,000 अगले साल 5,500, फिर 6,000, फिर 6,500, ऐसे। इसको बीच में कभी भी रोक सकते हैं, पैसा निकाल भी सकते हैं, पार्शियल पूरी तरह बंद भी कर सकते हैं। लेकिन सपोज अगर चलता रहता है, तो हमने ये निकाला कि 20 साल में 10 साल में जी उसके पास 18,55,000 रुपए हो जा रहे हैं। 18 और लाख यही चीज हम देखते हैं कि 15 साल में 48 लाख, और 20 साल में उसके पास 1,15,00,000 हो रहे हैं। ये 1,14,84,000, ये कैलकुलेटर है, इससे डेटा देख के बता रहा हूँ मैं। तो ये सब चीजें हैं। तो सिंपल, आपको पैसा कमाना है, पहले तो जैसे मैंने कहा, कोई वस्तु बेचिए, कोई सेवा बेचिए, अच्छी बेचिए, पैसा कमाइए, खर्चों से बचाइए, फिर इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्ट कहाँ करिए? टर्म प्लान लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लीजिए कि आप बीमार पड़ गए तो पता लगा 10 लाख खर्च हो सकता है, तो वो ये जिम्मा दे दीजिए बीमा कंपनी को कि भैया मैं बीमार पड़ा, मेरा परिवार बीमार, तो आप देखना, आप जो पैसा बचा आप महीने के 100 ही रुपये महीना जमा करिए, आप 10,000 महीना जमा करिए, जैसी जो आमदनी हो, तो आप उस पर चल पड़ेंगे जो कमाई के रास्ते पर। तो कमाई की ट्रेन है ये। आप अगर बड़ी से बड़े अपनी कंपनियां जो भारत की अच्छी अच्छी हैं, उनको फंड मैनेजर के माध्यम से पकड़ लिया, तो जो कंपनियों की कमाई है वही आपकी कमाई हो जाएगी। जी जी तो सैकड़ों कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने 20 साल में पैसा 100 गुना कर दिया। सैकड़ों ना हो तो 10, 20, 50 तो होती हैं, मैंने लिस्ट देख रखी है। तो आप म्यूचुअल फंड्स में जाइए, फंड मैनेजर बढ़िया से बढ़िया कंपनी लेंगे, लेकिन अपना टाइम होराइजन 5 साल 7 साल रखिए, क्योंकि जैसे अभी 2 साल पहले से ही इंडेक्स जो है 63,000 से अभी भी 60,000 के आसपास है, तो 1-2 साल में नहीं कह सकते, कभी कोई वार हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो 5-7 साल के लिए रखिए। अगर आप लंबे समय रखते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको कि ये कोई 7 साल चलाया किसी ने, मोतीलाल ओसवाल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, तो 8,40,000 के, उसके पास 13,62,000 हो गए। अब मिड केयर फंड 8,40,000 के 16,48,000 हो गए। तो वहाँ हमारे पास लगा हुआ है दूसरे कमरे में 25 साल तक किसी ने SIP चलाई 10,000 रुपए की, तो 13 लाख जमा हुए और 31 लाख जमा हुए और 12 करोड़ वैल्यू गए। तो आप करते जाइए तो करते जाइए। एक तो हम लोगों ने वेल्थ की तो बात कर ली, जो मेरा जो व्यू है इकोनॉमिक जस्टिस, तो एक चीज और हमें बता दीजिए कि जैसे हम लोगों के दिमाग में है कि इंश्योरेंस करा लेते हैं तो मेरी जीवन की सुरक्षा हो जाती है, जो जीवन में जो आगे आने वाली घटनाएं होती हैं उसको हमको रिस्क को जो कम किया जा सकता है, एक तरीके से अम्ब्रेला जो होता है जी जी जी, उसका है। छतरी में तो कितने तरीके के इंश्योरेंस हैं आज के समय में हमारे भारत में अवेलेबल है? किन किन फील्ड में इंश्योरेंस होता है? हेल्थ के लिए होता है, इंश्योरेंस जीवन होता है, के- जैसे मान लीजिए अभी गेहूं है, जी फसल लो फसल है, फसल अब है। गेहूं कटेगी जी और गर्मी चलेगी। जी अब इसमें अगर 2 तारें आपस में टकराई हम्म, या और भी किसी कारणों से किसी सिगरेट भी, तो पता लगा कि खेत में खलिहान में गेहूं जल सकता है। जी जी और अगर साथ में मड़ई है, कच्चा घर बना है, तो वो भी जल सकता है। जी तो इसलिए इस बात का भी बीमा होता है, इसको जनरल इंश्योरेंस बोलते हैं। हम घर में हैं तो आग लग सकती है, जी जी शॉर्ट सर्किट से, भूकंप से घर टूट सकता है, हम्म, जैसे कार का वगैरह तो कराता ही आदमी, क्योंकि जी। सरकार ने मैंडेटरी किया हुआ है। बहुत सारे लोग चोरी का नहीं कराते,
अभी आपका भारत जैसे से एडवांस हो रहा है, आपका घूमने का मन है, जी तो आप घूमने जा रहे हैं तो घर में जो सामान रखा पीछे चोरी हो सकता है। जी तो एक तो ये सब बीमा है। जी फिर एक्सीडेंट बीमा होता है, बहुत सस्ता होता है। जैसे मैंने करीब 75 लाख का कराया है, तो मुश्किल से 8-10 हजार के आसपास प्रीमियम है। जी तो उसमें कोई एक खास- साल का। एक साल का तो 1 करोड़ का आप करा लीजिए, तो मेरी समझ से 12-14 हजार रुपये प्रीमियम है। तो आपका एक्सीडेंट इंश्योरेंस कुछ अगर होता है तो वो है। जीवन बीमा के बारे में बात हो ही गई। अब बात बची कि जो है ये जीवन हेल्थ इंश्योरेंस की। तो हेल्थ इंश्योरेंस भी आप अपना परिवार का ले लीजिए भाई, आप अपना अपना सबका ले लीजिए। तो बोलिए हमारे परिवार में इस उम्र के ये व्यक्ति हैं, तो अलग अलग हिसाब किताब से किसी को 15,000, किसी को 20,000 रुपये सालाना देना पड़ेगा अपने छोटे परिवार के लिए। और वो कहीं भर्ती होगा, भगवान न करे कुछ हो, तो 10 लाख रुपए तक का कंपनी दे देगी। कुछ ऐसे भी प्लान है जिसमें कि बार बार पैसा मिल जाता है, जैसे थोड़े दिन के बाद फिर बीमार हुए, फिर मिल गया, वो महीन बातें हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जैसे कोई जिम्मेदारी लेने वाला होता है कि आप बीमार पड़े तो हम देंगे, तो हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जानते हैं कि इलाज में कितना खर्च है और कहीं कुछ तो फ्री है नहीं। तो इसलिए जीवन बीमा हो, एक्सीडेंट का बीमा अलग से हो, जीवन बीमा का भी पार्ट होता है, हेल्थ स्वास्थ्य का बीमा हो, अपना जो आपका जो घर है, संपत्ति है, खलियान है, उसका जो बीमा हो सके। जैसे किसानों के लिए फसल बीमा चला हुआ है, तो वो आदमी वो भी ले, खेत खलिहान का बीमा करा पाए, जो करा सके। हर चीज का पूछना चाहिए कि भैया ये बीमा होता है क्या। अब आपके पास मान लीजिए एजेंट ना है, बहुत कम लोग हैं, तो आप देखिए कि मैं गांव के किसी कस्बे में गया, आपने देखा न्यू इंडिया इंश्योरेंस लिखा है, आपने देखा ओरिएंटल इंश्योरेंस है, तो आप उसमें चले जाइए, वहाँ के मैनेजर से पूछिए भाई साहब कौन कौन से बीमे हैं, मैं तो खेती करता हूँ, मुझे क्या क्या, तो कहेगा 3 भैंसे हैं, बीमा करा लीजिए, 1 भैंस है, बीमा करा लीजिए। क्योंकि 1 भैंस हो सकता है 50 लाख की हो, क्या पता 1 करोड़ मतलब 50,000 की हो या 1 लाख 10, मुझे पता नहीं, तो हो सकता है बहुत महंगी 4 लाख की हो सकती है, 3 लाख की हो सकती है। तो ये सब चीज, कोई भी संपत्ति का बीमा, ये कि ये मेरी संपत्ति है 10,000 की, मोबाइल है छोटा सा खाली 10,000 का, तो मैंने 50-100 रुपए का प्रीमियम दे दिया, जैसे मुझे खोया तो उसकी वैल्यू मान लो 7,000 रहेगी, तो 7,000 तो मिला, 3,000 जोड़ के मैंने मोबाइल ले लिया। तो बीमा सबको कराना चाहिए और हर तरीके का बीमा कराना चाहिए। तो इकोनॉमिक जस्टिस जो की हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्या मतलब एक तरीके से सरकार ने कुछ ऐसे सेक्टर डिसाइड कर दिए हैं जहां पर इंश्योरेंस जो मैंडेटरी है। जैसे मान लीजिए हम लोग कार चलाते हैं या बाइक लेकर के जाते हैं, तो बिना इंश्योरेंस के आपकी बाइक जो है रोड पर जा नहीं सकती, कार नहीं जा सकती, नॉन वेलेबल ऑफेंस है। तो क्या जो इकोनॉमिक जस्टिस है वह एक तरीके से सरकार जो है कुछ क्षेत्रों में धीरे धीरे जो मैंडेटरी करती जा रही है कि आपको ये बीमा कराना ही कराना है। तो इस तरीके से जो जीवन का सुरक्षा चक्र है, जीवन से बड़ा तो कुछ नहीं है। यदि जीवन में यदि हेल्थ के इंश्योरेंस को देखा जाए, तो पहले पिछली जो 2014 में सरकार आई थी, उसने 12 रुपए में साल भर का इंश्योरेंस था। 1 रुपए रोज के, 1 रुपए हर महीने के हिसाब से 12 रुपए था। और जो जीवन ज्योति प्रधानमंत्री करके 340 रुपए का था शायद, वो उसके तहत भी इंश्योरेंस होता था, मतलब सबका हो रहा था। तो एक तरीके से मतलब इंश्योरेंस के माध्यम से सरकार ने सबके जीवन को सुरक्षित रखा जाए, और दूसरी यदि उसके न रहने पर जो उसके परिवार को कुछ अमाउंट जो है मिल जाए, जिससे उसका जो जीवन जैसे चलता आ रहा था उसी तरीके से आगे भी कंटिन्यू चलता रहे। तो हम ये जानना चाहते हैं, आप जो कि फाइनेंशियल सेवा में रहे हैं, बैंक में रहे हैं, तो ये जो बीमा पॉलिसी देने वाली जो कंपनियां होती हैं, ये कौन कौन से लूप होल्स होते हैं जो अपनी जो बीमा पॉलिसी डिसाइड करती हैं, तो उस समय कुछ लूप होल्स लगा देती हैं जिससे आम व्यक्ति जो इंश्योरेंस करवाता है उसको घटना घटित होने के बाद भी जो नहीं मिल पाता है, या कुछ ऐसी जानकारियां बीमा कंपनी छिपा लेती हैं और जो है वो बाद में उसका जो जानकारी होती है तो मालूम चलता है कि यह रिस्क जो है आपके उस बीमा पॉलिसी में था ही नहीं। जो देखिए उसमें तो उस पर थोड़ा सा आप चीजों को जो कवर करिए। मुकेश साहब, ऐसा है देखिए, बीमा कंपनी बेसिकली सेल्स का काम करते हैं जी, तो सेल्स का दबाव होता है जी, तो बीमा कंपनियों पे दोष कम जाएगा इसका, लेकिन जो उनसे जुड़े हुए एजेंट हैं वो कई बार पूरी बात नहीं बताते हैं। अच्छा अच्छा। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो बीमा लेता है वो खुद नहीं बताता, जैसे उसने कोई बीमारी छिपा ली। अब जब आप कोई मटेरियल फैक्ट हाइड करते हैं तो बीमा कंपनी फिर कहती है भाई आपने तो बताया नहीं, आपको तो
डायबिटीज थी जी कई साल से, आपने पूरा नहीं बताया, आपको ये बीमारी थी जो जी दिखी नहीं, जी किसी टेस्ट में भी आपने बताया नहीं, छिपा लिया, जी और इसकी वजह से ये हो गया, अब हम आपको क्लेम नहीं देंगे। तो उसको बोलते हैं रेप्यूडिएशन ऑफ द क्लेम्स। रेपुटेशन। तो क्लेम्स को रेप्यूडिएट कर देती है। तो उसमें भाई अगर आपने कोई चीज छिपाई है तो आप दोषी होंगे। जी हालांकि कोर्ट्स कहते हैं कि कई साल पॉलिसी चली है तो बीमा कंपनी को देखना चाहिए, तो थोड़ा विवाद का विषय हो जाता है, कभी कभी उपभोक्ता न्यायालय से उसमें मिल जाता है, लेकिन मूलतः हर व्यक्ति को सही बोलना चाहिए। इफ यू वांट जस्टिस, लॉर्ड ऑस्टिन ने कहा था कि इफ यू सीक जस्टिस यू शुड कम विद क्लीन हैंड्स। तो आप तो साफ हाथ से आई है, तो आप तो सही बोलिए। अब एजेंट का रोल आ गया, एजेंट को सही बोलना चाहिए। अब तीसरा रोल बीमा कंपनी का है। अब बीमा कंपनी का क्या है कि वो बीमा कंपनी को उसको फोन करना चाहिए कि भाई फलाने फलाने का बीमा ये लेके आए सज्जन आप, जी तो आपका बीमा होना है, आपने ये जी फॉर्म भरा है, जी तो जरा ये जवाब दे दीजिए, हमको समझना है। जी तो फोन पे समझा जाए, फिर उसका वीडियो इंटरव्यू, मैंने अपना बीमा कराया तो वीडियो पे हो गया इंटरव्यू, जी तो समझ के डॉक्टर समझे, पूरा समझे, उसका रिकॉर्ड देखें, तब उसको बीमा दें। तो हर स्टेप पे सब कुछ सही हो और सबको सब जानकारी हो, और सरकार जो है बीमा की वित्तीय सेवाओं के बारे में जानकारी बढ़ाए, पूरे अखबारों में उसके बारे में सब हो, विज्ञापन चले, और जो है बीमा कंपनियों से कहा जाए उसका संयुक्त फंड हो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उसके लिए कुछ करे। और दूसरा ये है कि जैसे उसके सिलेबस में शामिल करिए जी जी आप 8वें क्लास के बच्चे के सिलेबस में बीमा शामिल कर दीजिए। जी क्या है जीवन बीमा, एक चैप्टर डाल दीजिए उसमें, जीवन बीमा, फायर स्वास्थ्य इंश्योरेंस। बीमा, फायर एजुकेशन, वो भैंस का बीमा, गाय का बीमा। तो वो अपने पापा से पूछेगा गांव में, पापा जी मेरे किताब में लिखा है क्या भैंस का बीमा कराया है? तो ये बीमा का पूरा प्रचार प्रसार करना पड़ेगा बहुत सिंसियरली, गरीबों की चिंता करनी पड़ेगी, और ये चिंता वही कर सकता है जो सेल्स में हो। और सरकार को कुछ हद तक कुछ प्रीमियम्स कम कर देने चाहिए, एसेंशियल जो बीमा है उसमें जीएसटी हटा देना चाहिए, उसमें अपनी तरफ से कुछ कर देना चाहिए कि जैसे कुछ बीमा कंपनियों को कुछ अपनी तरफ से उनका प्रॉफिट कम ले, उनसे टैक्स कम ले, या उनको कुछ पैसा दे कि जो आप बीमा करिए। जैसे कुछ ना आपने कुछ एक करना बात पड़ेगा। कही, जैसे इसेंशियल सर्विसेज हैं भारत के अंदर। जी इसेंशियल सर्विसेज में कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जैसे काम करते हैं, जैसे मान लीजिए हम ही लोग हैं, सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि पेपर वाला जो है भीषण ठंडी रहती है, गर्मी रहती है, बारिश होती है, उसमें वो हमारे घरों में पेपर डालता है। तो क्या इन सब सर्विसों में जो इसेंशियल सर्विसेज हैं सरकार की, इस पर सरकार को इंश्योरेंस करना चाहिए, इस टाइप के जो लोग जो सर्विसेज दे रहे हैं? या भाई देखिए, सरकार दो प्रकार से कर सकती है। एक तो ये है कि वो इन लोगों का, अखबार वालों को, मतलब ऐसे कानून बनाए कि जो लोग संगठित क्षेत्र में लगे हैं या असंगठित भी हैं, वो जिससे जुड़े हैं वो उनको बीमा कराए। जैसे मजदूर काम करता है, जी अब छठी मंजिल से वो गिर पड़ा पुताई करते करते, जी 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 अब उसको ठेकेदार उसका बीमा कराए। जी जी तो एक तो ये हॉकर्स का बीमा अखबार कराए। जी जी तो जो असंगठित है, क्षेत्र में है, कम पढ़ा लिखा आदमी, वो जिस संस्था के साथ जुड़ा है, जो पढ़ी लिखी संस्था है, वो उसके बीमा का आदेश कर दिया जाए। लोगों को ज्यादातर को संगठित क्षेत्र में लाया जाए, छोटे बीमा का प्रीमियम बहुत कम कर दिया जाए, बीमा का प्रचार प्रसार किया जाए, पढ़ाई लिखाई शिक्षा बढ़ाई जाए। अब जैसे आपने कहा सरकार वो 12 रुपए में, वो 340 रुपए में, वो बहुत इनएडिक्वेट होता है। वो आप कमा रहे हैं, हम कमा रहे हैं, अच्छा, तो वो बीमा हमारे लिए बेकार है। लेकिन उसका चलिए पैसा वो हो रहा लेने है। में दूसरा क्या है कि बहुत समय लग जाता है। बैंक वालों का कीमती टाइम वेस्ट होता है वो बीमा करने में। जी जी बाद में बोलते हैं कि बैंक नुकसान में जा रहा है, प्राइवेट बैंक अच्छा कर रहा है। तो प्राइवेट बैंक तो वो सब करते नहीं है। सरकारी बैंकों से सरकार जबरदस्ती कर्मचारियों से कराती है, तो उसका खर्चा भी नहीं निकलता है, तो बैंक भी नुकसान में जा रहे हैं। तो उसका बीमा करने में मान लीजिए कि किसी ने जो भी बीमा करे तो कर्मचारियों को कोई इंसेंटिव दिया जाए, और अलग से उसका कुछ बैंक को और कर्मचारियों को इंसेंटिव दिया जाए। अब वो अपना काम छोड़ करके वो 200 रुपए का बीमा समझाएगा 2 लाख का, उसमें तो 200 रुपए में से उसको क्या कमीशन मिलेगा, उसको क्या मिलेगा? तो बैंक भी बेकार हो रहे हैं। बैंक खाली सरकारी नीतियां ही बेच, जो योजनाएं हैं उनको बेच बेच के उनका समय सब खराब हो रहा है। तो सरकार खुद अपनी जिम्मेदारी ना ब्लॉक से बिकवाए ना बीमा। जो आपके ब्लॉक हैं वहाँ है, आइए 2 लाख रुपए सरकारी कर्मचारी इतना बेचे उसको। बैंक को प्रॉफिट कमाना दिया जाए, बैंक को अपना बिजनेस किया जाए, बैंक से बैंकिंग होनी चाहिए। तो एक और सवाल, जैसे मैं एक लेक्चर ले रहा था, एक स्टूडेंट ने काफी अच्छा सवाल पूछा, मैं जब इंश्योरेंस पढ़ा रहा था बच्चों को,
कि सर जैसे हम लोग बाइक और कार चलाते हैं तो हमारे लिए इंश्योरेंस जो है मैंडेटरी है, क्योंकि हम जागरूक हैं, हम जो इंश्योरेंस लेते हैं, किसी को नुकसान होता है थर्ड पार्टी चाहे जो भी हो तो उसको क्लेम मिल जाता है। लेकिन क्या ये इंश्योरेंस कंपनियां आपस में अपना इंश्योरेंस होता है कि नहीं? जैसे 10 इंश्योरेंस कंपनियां हैं और 10 इंश्योरेंस कंपनियां आपस में मिल करके यदि किसी इंश्योरेंस कंपनी को कोई नुकसान होता है या कुछ ऐसी घटना घट जाती है, उनकी उनकी कंपनी बंद हो जाती हाँ है, उसका मैं बताता हूँ आपको। तो इसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन है कि हाँ क्या हाँ है इसका सिस्टम जी, थोड़ा बताइए। ऐसा है कि इंश्योरेंस कंपनियां हो सकता है कभी बहुत क्लेम आ जाए, मान लीजिए कहीं भूकंप आ गया हम्म, और वहीं कहीं तूफान आ गया, उस क्षेत्र की कोई इंश्योरेंस कंपनी, उसको नुकसान हो सकता है। हम्म, तो इंश्योरेंस कंपनियां जिस सिद्धांत पे काम करती हैं कि थोड़े लोगों को होगा, बाकी लोगों को प्रीमियम से उनका काम चल जाएगा, घटे नहीं जाएंगे। लेकिन अगर क्षेत्र विशेष में घटना हुई, उस क्षेत्र में काम करती है, नुकसान हो सकता है। इसके लिए ये व्यवस्था है कि री इंश्योरेंस कंपनियां हैं, हम्म, जैसे आपने सामने नाम सुना होगा बजाज एलियांस हम्म, कंपनी। तो ये एलियांस कंपनी है, शायद जर्मनी की है। बजाज। तो ये एक री इंश्योरेंस कंपनी भी है, या तो ये है, नहीं तो और भी री इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं। जी जी। तो जितनी इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो अपना डेटा दे करके कितने लोगों को मैंने ये बीमा किया है और आप ये प्रीमियम ले लीजिए और हमारा आप बीमा कर दीजिए, तो वो री इंश्योरेंस है। तो वो बीमा कंपनियों को वहां से राहत है। अच्छा, वहां से उनको जो फंडिंग हो जाती है जी। तो अब उनके लिए क्या है कि मान लीजिए कि वो भारत में 40 कंपनियां अगर री इंश्योरेंस वहां से कराती हैं, एक ही कंपनी को कहीं नुकसान हुआ जी जी जी। तो 39 से जो प्रीमियम आ रहा है तो 40वीं का दे देगा वो। हम्म, तो इस तरह से बिजनेस सफल होता है। तो ये एक मैथमेटिकल मॉडल है इंश्योरेंस का, जो मॉडल है जी। उसमें एक तो इंश्योरेंस कंपनी जिस तरह काम करती है उसी तरह री इंश्योरेंस है, वो उनका सब्जेक्ट इंश्योरेंस कंपनियां हैं। एक थ्योरी है बीमा में, इंश्योरेंस में, कि आप जो है बीमा के पैसे से धनवान नहीं बन सकते, सिर्फ रिस्क को जो है कवर किया जा सकता है। तो इस पर आपका क्या राय है? आजकल इतनी सारी बीमा देखिए, कंपनियां मार्केट में हैं। बीमा कंपनी जो बीमा जो होता है वो आपकी इकोनॉमिक वैल्यू का रिप्लेसमेंट होता है। जी मान लीजिए मेरे पास एक प्रिंटिंग मशीन है जी जो जिसकी 10 लाख कीमत है, जी तो उसका 10 लाख का बीमा होगा। मैंने बिल दिखाया जी और बिल फर्जी ना हो, उसकी बीमा कंपनी जांच कर सकती है। जी, लेकिन जी। 3 लाख का 10 लाख दिखा दूंगा जी तो उसमें जांच में फंस सकते हो। जी जी फोर्जरी का भी चार्ज लग सकता है। 10 लाख की मशीन है, 10 लाख का बिल दिखाया, 10 लाख का बीमा हो गया। जी जी तो अगर उस मशीन तब तक चोरी हो गई जी तो हमको 10 लाख के मान लीजिए 9 लाख दे दिए, जी जी तो हमने तुरंत 1 लाख जोड़ा, हमने मशीन खरीद ली और हमने घर में अपने पिताजी से और भाइयों से मदद ले ली, दोस्तों से। जी जी तो हमने ऑर्डर जो ले रखा है उस मशीन से करने का वो हमारा पूरा हो जाएगा। तो इकोनॉमिक वैल्यू का रिप्लेसमेंट है। तो अब जो है वो हर जगह जो भी जिस लेवल की मशीन है उस लेवल का उसका बीमा होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है 20,000 महीना कमाता है उसका 4 करोड़ का बीमा हो जाएगा। तो बीमा उसकी ह्यूमन वर्थ का होता है, इसी तरह मशीन की भी वर्थ का होता है। तो ह्यूमन वर्थ को निकालने के कैलकुलेशन के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप कितना कमा रहे हैं, भविष्य में कितना कमाएंगे जोड़ते हुए इनकम। जी जी दूसरा कि यह है कि यदि आपको कुछ हो गया तो घर को जो पैसा चाहिए घर चलाने के लिए, वो जो आप दे रहे थे वो 20 साल में 30 साल जो आप देते वो कितना देते। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होता है। तो कम से कम रफ भी कैलकुलेशन कर दिया किसी ने तब भी वो ठीक है। तो ये सोचना चाहिए कि मैं कितने का कराऊं। तो इसको पढ़ना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए। एक कहावत है सर राजीव जी की, जैसे एक बीमा कंपनी वाला व्यक्ति अपना शटर खोलता है, जैसे दुकान होती है ना, तो दुकान का शटर खोलता है तो वो कहता है कि दुनिया में सभी लोग सुखी हों, किसी को किसी प्रकार का रोग ना हो, या मतलब सबके लिए सुखद वसुधैव कुटुंबकम, जो है सब लोग सुखी रहेंगे, तभी जो है हमारा जो दुकान भी चलेगी, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। तो इस पर जो है मतलब इससे ये चीज जो मेरी नज़र में आ रहा है कि बीमा कंपनियां काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं लोगों के भविष्य को सिक्योर करने के लिए, जीवन को सुरक्षित करने के लिए। एक ज़्यादा से ज़्यादा छोटा सा सवाल कि आज के समय में जो है फायर इंश्योरेंस में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। जैसे इस समय अप्रैल का महीना, मई जून में जो है काफ़ी जो है फायर इंश्योरेंस की अग्नि से संबंधी घटनाएं घटती हैं। तो जैसे खेत में किसानों के लिए, दुकानों में जो जर्जर भवन है, जहाँ पर जो शॉर्ट सर्किट अक्सर जो है अप्रैल और मई के महीने में ही होते हैं। अप्रैल मई जून 3 महीने में इतनी गर्मी पड़ती है शहरों में कि ये जो है मतलब अग्नि से संबंधित जो है बहुत सारी दुकानें जल करके राख हो जाती हैं। तो इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को डिटेल में बता दीजिए कि इसका बीमा यदि कराना हो तो किस तरीके से हो, और हमारे लोगों को देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि हर कस्बे में, हर तहसील पे या जिले में तो है ही है, जी तमाम जगह बीमा कंपनियों के ऑफिस हैं। जी
अब मैं शहर में रहता हूँ तो मैं वहाँ के आग के बीमा के बारे में इतना नहीं बता सकता, लेकिन आप देखिए कि समुद्र में जहाज जाता है उसका बीमा होता है, हर चीज का बीमा होता है। जी भेड़ बकरी का भी हो सकता होगा, जी, होगा जरूर होगा, फसल का बीमा हो रहा है। जी। तो क्या पॉलिसीज अच्छी बनाई गई हैं कि नहीं, वो बेटर की जाए। हम्म, दूसरा, लोगों को जागरूक होना चाहिए हम्म। कि लोगों को चले जाना चाहिए बीमा कंपनी के ऑफिस में, कहें सर ये चीजें हैं। कि जो जून का दूसरा, समय आ रहा है, आंधी अखबार तूफान अपनी है। जिम्मेदारी निभाएं, थोड़ा छापें, हम्म, थोड़ा नए जो कमीशन, जो नए एजेंट्स हैं जी जी उनको सरकार कुछ छूट दे। जी जी। जैसे कह दे कि जो बीमा करने का नया एजेंट होगा उससे 10 साल तक हम कोई इनकम टैक्स नहीं लेंगे, सरकार कह दे। अब जैसे मैं म्यूचुअल फंड्स का काम करता हूँ, जी जी अब मुझे अपने काम को एक्सपेंड करने के लिए अगर मुझे अभी कैश क्रेडिट लिमिट चाहिए हो, चाहे मैं मॉर्गेज भी करने को तैयार हूँ, तो मुझे नहीं मालूम कि मैं कहाँ चला जाऊँ, मेरा काम आसानी से हो जाएगा। आसानी से चीज़ें नहीं हो रही हैं अभी भी। तो जब तक मुझे बढ़ावा मिले तो मैं दूसरों को रोल मॉडल बनूंगा, मैं दूसरों को बताऊंगा कि तुम ये करो। तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं और उधर बीमा कंपनियों, बीमा के अभाव में दिक्कतें हो रही हैं। जी। अभी मैं कहीं गया था, 39 साल का लड़का है, वो खत्म हो गया, अब उनके घर में जो है दिक्कत आ रही है। तो ये बीमा के बारे में सब बताना पड़ेगा, लोगों को करना पड़ेगा, सरकारों को जागरूक करना पड़ेगा, बीमा के एजेंट्स को मजबूत करना पड़ेगा, बीमा के बारे में पढ़ाना पड़ेगा। सरकार ये भी कह सकती है कि शुरुआत में आप जितना कमाएंगे, आप कमाइए कमीशन से, जितना आप कमाएंगे मैं आपको 25% और दूंगा। तो जैसे किसी एजेंट ने मान लीजिए कुछ कमाया, 10,000 कमाया, तो 2,500 सरकार ने दे दिया। तो ऐसे करके उसको खड़ा कर दें। जैसे पौधा कच्चा होता है तो उसमें मिट्टी चढ़ाई जाती है, उसमें ट्री गार्ड बनाया जाता है। तो क्या हमारे जो बच्चे छोटे हैं जो बीमा के व्यवसाय में आ रहे हैं, क्या हम उनकी मेंटरिंग करने को तैयार हैं? असल में तो जो सरकारी कंपनियां जो बीमा की हैं वो खुद ही सिक हो चुकी हैं। जी जी। कई कंपनियां लॉस में है शायद। अच्छा सर, जाते जाते एक क्वेश्चन, क्या कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो आपके पास कुछ बीमा पॉलिसी है क्या अभी भी आज के समय में, जो आप आसानी से लोगों को हाँ दे हाँ, सकते हैं? जैसे बिना इनकम टैक्स, कोई इनकम टैक्स का प्रूफ नहीं है, लेकिन 14 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी हो जाती है। 14 लाख रुपए पीए पॉलिसी है। जी जी। तो उसका बहुत कम प्रीमियम आता होगा, ध्यान से याद नहीं आ रहा है, मान लीजिए हो सकता तो है यदि कोई व्यक्ति 1200। आपके पास यदि आता है अपना बीमा करवाने के लिए, तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं? तो हम उससे पैन आधार ले लेंगे, जी। आधार जरूरी है शायद, पैन आधार ले लेंगे और उसका पेमेंट हम चेक से ले लेंगे और उसकी पॉलिसी खट से इशू हो जाएगी। ऑनलाइन हो जाता है सारा? ऑनलाइन, बहुत, आप कहीं भी किसी भी जगह बैठे हो, पेपर सबमिट कर दीजिए, हम ऑनलाइन करा देते हैं। आपका हेल्थ इंश्योरेंस हम ऑनलाइन कर सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस भी हो जाता है। तो सारी चीजें होने को है, बस केवल लोगों को जागरूकता की कमी है। इसीलिए मुझे याद है कि मैंने 1960-70 की कोई रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन देखी थी एक बार, पुरानी कबाड़ की किताब में। तो उसमें एक विज्ञापन था कंपनी का, जी बीमा का, कि ये आप जानते हैं चार मीनार कहाँ है, ताजमहल कहाँ है, ऐसे करके सवाल थे। बाद में उन्होंने कहा कि अगर आप 10 में से 6 सवाल आप नहीं बता पाए तो अपना ज्ञान बढ़ाइए। उसमें नीचे कहीं नहीं लिखा था कि आप बीमा कराइए। तो वो विज्ञापन ही ये कह रहा था कि अगर आपको ज्ञान होगा ना तो आप बीमा करा ही लेंगे। तो साक्षरता बढ़े, सच्ची अच्छी वाली साक्षरता बढ़े, सब लोग जानकारी करें, पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, सब कुछ अच्छा हो, देश विकसित होगा, बीमा भी विकसित चलेगा। तो आज का सेशन में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जाना कि और थोड़े थोड़े, जैसे मैंने कहा, 100 रुपए लगा के आप करोड़पति बन सकते हैं। शुरू करिए। आज हम लोगों ने ये जाना कि एक वेल्थ जो है, बड़ी से बड़ी वेल्थ जो है, छोटे रास्ते से, जैसे लोगों ने कहा कि बूंद बूंद से तालाब भरता है, तो यदि हम 100-100, 200-200, 500 रुपए का भी यदि म्यूचुअल फंड में लगाते जाएं और एक लंबे समय तक जाएं तो एक बड़ी वेल्थ पा सकते हैं। और बड़ी वेल्थ के साथ साथ जो है हम लोग जीवन की सुरक्षा कैसे करें, उस पर राजीव पांडे जी ने बहुत अच्छा इंश्योरेंस पॉलिसी जो हमारे भारत के अंदर चल रही है, जिसमें जो फायर इंश्योरेंस है, जीवन बीमा है, हेल्थ इंश्योरेंस है, बहुत सारे इंश्योरेंस की डिटेल जानकारी दी। तो आप लोगों को यदि ज़्यादा कुछ इससे रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए तो अपना ऑफिस का एड्रेस बता दीजिए और अपना फ़ोन नंबर यदि पॉसिबल हो तो हमारे दर्शकों। लखनऊ में जो विधानसभा मार्ग है उसमें आकाशवाणी के बगल में मेरा ऑफिस है, पांडे इन्वेस्टमेंट्स। SBI ऊपर है ब्रांच, हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे हैं, रतन स्क्वायर के अपोजिट। 19 विधानसभा मार्ग एड्रेस है, पांडे इन्वेस्टमेंट्स फर्म का नाम है। मेरा नाम राजीव पांडे और मेरा मोबाइल नंबर है 9838638369। एक बार सर फिर से जो धीरे धीरे जो रिपीट कर दीजिए अपना। दूसरा नंबर आसान है, वो बताता हूँ, 94-154-59-218। तो आज के सेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना एक कीमती समय, जो मेरा सीरीज चल रहा है इकोनॉमिक जस्टिस पर, यदि इससे रिलेटेड और भी आप लोगों के क्वेश्चन हो
जिसमें इकोनॉमिक जस्टिस पर हम लोग अगले जो सीरीज तैयार करेंगे उसमें चर्चा में शामिल करेंगे आप लोगों को। तो आप लोग मेरे YouTube चैनल पर किसी प्रकार का सुझाव जो है यदि हो सके तो आप लोग जो है ज़रूर दीजिए, और यदि कोई कमेंट्स करेंगे, कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो आप लोगों का हृदय से धन्यवाद रहेगा कि जो इसका मतलब है कि हम लोगों का यह जो इकोनॉमिक जस्टिस का जो सीरीज चल रहा है इससे आप लोगों में जागरूकता फैल रही है, उत्साह बढ़ रहा है, और एक वेल्थ के साथ साथ अपने जीवन की सुरक्षा कैसे करें, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राजू जी आपका विशेष धन्यवाद, आपने इतना मुकेश जी आपको कीमती बहुत समय दिया धन्यवाद। आपने। और मेरी तरफ से भी दर्शकों को नमस्कार, धन्यवाद। कोई भी जरूरत हो तो ये नंबर दिए हैं, फिर आप उस पर संपर्क कर लीजिए। हम कहीं भी आप होंगे हम आपको फ्री में राय देंगे। नमस्कार। थैंक यू सर।